Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 47th class of CA Inter Auditing and Assurance, which will be the last class of chapter number 4, Risk Management and Internal Control. So, without wasting time, let's start the video. Coming to page number 4.37, Internal Audit. Internal audit क्या होती है? What is internal audit? It is an independent management function like preparation of financial statements. In this, the person who performs this function will critically appraise the functioning of the entity. But why? This he will do to suggest improvements in the organization and add value to the overall governance mechanism. He will pinpoint the weaknesses in the system or the organization. So, as defined in the scope of standards on internal audit means an independent management function. Just like we can say preparation of financial statements, which is also an independent management function, which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add value to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system. तो ये इंटरनल ऑडिट का भी हम लोगों ने मतलब समझा है कि इंटरनल ऑडिट एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, नॉर्मल मैनेजमेंट फंक्शंस की तरह, जो कि कंटिन्यूसली और क्रिटिकली अप्रेज करता रहता है फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी को, कि एंटिटी में कैसी फंक्शनिंग चल रही है, कैसे उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं या कैसे उसके ऑपरेशंस चल रहे हैं. उन सबको इंटरनल ऑडिटर जो इसको इंटरनल ऑडिट को परफॉर्म करता है वो क्रिटिकली अप्रेज करता है, एग्जामिन करता है. अब क्रिटिकल ये इंटरनल ऑडिट किन किन कंपनीज़ पर या किन किन एंटिटीज़ पर लगती है, तो कंपनीज एक्ट में जो कि कंपनीज़ को गवर्न करता है, उसमें स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 138 इंसर्टेड है, जो कि प्रोविजंस ऑफ इंटरनल ऑडिट को एप्लीकेबिलिटी को डील करता है. तो एज पर सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज, ये क्लासेस ऑफ कंपनीज कहाँ पर दी गई हैं? दीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014. shall be required to appoint an internal auditor or a firm of internal auditors, या तो एक प्रोपराइटर या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को. नेमली कौन कौन सी कंपनीज़ को ज़रूरत है? एवरी लिस्टेड कंपनी. अब वो अगर लिस्टेड कंपनी है शेयर स्टॉक मार्केट पर, तो उसको अपना इंटरनल ऑडिटर रखना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी लॉ ने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया है. एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, वो पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, उसका ये चीज़ें अगर होंगी तो उसको इंटरनल ऑडिटर रखने की ज़रूरत है. तो ये आपके नवंबर 18 में यहाँ से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था कि पब्लिक कंपनी के अंदर अगर उन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल इतनी दे दी या फिर टर्नओवर लिमिट्स इतनी दे दी, तो उनको उस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखने की ज़रूरत है या नहीं है, अपन को गाइड करना था. तो वहाँ पर अपन लोगों को सेक्शन नंबर 138 का ही रेफरेंस देना था. तो एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग फर्स्ट पॉइंट पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंटरनल ऑडिटर रखना है, उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा थी, तो उस कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में इंटरनल ऑडिटर को रखना है. अब नेक्स्ट यहाँ पर और आ रहा है, एंड वाली रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर चारों में से 4 कंडीशंस दे रखी है, इन 4 में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाती है, तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना होगा. सेकंड पॉइंट है टर्नओवर ऑफ 200 करोड़ रुपीज़ और मोर, मतलब 200 करोड़ रुपीज़ हुआ तो भी हमारे को इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल के अंदर. थर्ड पॉइंट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग्स. आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग मतलब जो हमारे को अभी देने बच रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम बैंक्स या फिर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. पिछले साल में 100 करोड़ रुपीज़ और मोर का हमारे अगर आउटस्टैंडिंग लोन्स हो चुके हैं, भले से वो एक दिन के लिए हुए हों, अगले दिन हमने उनको रीपे कर दिया हो, तो भी हमारे को इस साल के अंदर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंटरनल ऑडिटर को रखना कंपलसरी हो जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ 25 करोड़ रुपीज़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स अगर हम लोगों ने ले रखी है कंपनी ने, तो और वो भी 25 करोड़ रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा की ले रखी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमारे को इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत पड़ जाएगी. अब यहाँ पर 2 पॉइंट्स में तो ऐसी बातें की गई हैं कि वो पूरे साल भर के बाद काउंट किए जाएंगे, जो कि है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर. और थर्ड फोर्थ पॉइंट के अंदर आ रहा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब ये तो अभी अपन ने पढ़ा. फर्स्ट पॉइंट में एवरी लिस्टेड कंपनी, सेकंड पॉइंट में एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी,
अब है थर्ड पॉइंट में एवरी प्राइवेट कंपनी, सारी प्राइवेट कंपनीज जिनके टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स की जो ऊपर अभी अपन ने लिमिट्स पढ़ी थी, लिमिट्स तो सेम है, बस यहाँ पे दो ही लिमिट्स हैं यहाँ पे, बस ये बात ध्यान रखनी है। 200 टर्नओवर तो 200 करोड़ रुपीज़ और मोर हो, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज़ और मोर हो, तो उसको इंटरनल ऑडिटर रखना है उस प्राइवेट कंपनी को। ठीक है, एक यहाँ पे एक प्रोविज़न दे रखा था, वो पुराना प्रोविज़न था, अब वो खत्म हो चुका है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, किसको कंपनी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है, तो ये भी चीज़ सेक्शन नंबर 138 के अंदर ही गिवन है, प्रिस्क्राइब्ड है। एज पर सेक्शन नंबर 138 द इंटरनल ऑडिटर शैल ईदर बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट। अब यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंट को भी इंटरनल ऑडिटर रखा जा सकता है, वेदर एंगेज इन प्रैक्टिस और नॉट, ज़रूरी नहीं हो कि वो प्रैक्टिस के अंदर हो कॉस्ट अकाउंटेंट, और सच अदर प्रोफेशनल एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। ये बोर्ड के ऊपर भी डिसीजन डाल दिया लॉ ने कि बोर्ड अगर किसी और प्रोफेशनल को अपॉइंट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। द इंटरनल ऑडिटर में और मे नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है कंपनी का और नहीं भी हो सकता, ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है कि वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए या फिर एम्प्लॉय होना चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल ऑडिट फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी, ये एक अपन ने पढ़ा था डेफिनेशन के अंदर ही कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, तो उसी की बातें आ रही है। अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेलुएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस। ये तीन वर्ड्स आपको याद करने हैं। पहला, डिजाइन टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। अब है अगला टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अलग अलग ये ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग एंटिटी के स्ट्रक्चर और साइज़ के हिसाब से वेरिएट होते रहेंगे और ये डिपेंड करेंगे कि एंटिटी में मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और TCWG की इंटीग्रिटी कैसी है, मैनेजमेंट के अंदर एंटिटी के अंदर फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसे 610 के अंदर डिफाइंड है, जिसका नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन में vary widely and depend on the size and structure of the entity and the requirements of management and where applicable TCWG. अब objectives and scope of internal audit functions typically include assurance and consulting activities। अभी ऊपर वाली लाइन जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी थी कि क्या क्या आएंगे, typically include assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of the एंटिटीज़, 3 पॉइंट्स, एंटिटीज़ गवर्नेंस प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो अब यहाँ पर उन्हीं तीनों बातों की यहाँ पे डिटेल दे रखी है। ये आपके नवंबर 19 के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, रूल करना या फिर राइट्स या रेगुलेशंस को डिसाइड करना। तो एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस का इंटरनल ऑडिटर के केस में क्या रोल आएगा, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द गवर्नेंस प्रोसेस, रूलिंग प्रोसेस या फिर राइट्स का जो प्रोसेस है in its accomplishment of objectives on ethics and values, performance management and accountability कि कौन किसको accountable रहेगा, communicating risk and control information to appropriate areas of the organization and effectiveness of communication among those charged with governance, external and internal auditors and management। क्या communication रहेगा TCWG का, external and internal auditors का, management का, कौन accountable रहेगा, ethics और values क्या रहेंगे, उनको accomplish किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनके objectives, entity के जो objectives हैं वो accomplish हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये activities relating to governance का पॉइंट में कवर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। अब ये भी एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन का एक स्कोप में मान सकते हैं हम लोग इसको। द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असिस्ट द एंटिटी, या एंटिटी को हेल्प करेगा इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो कि इंटरनल ऑडिटर से अप्रूव मतलब करवाया जाएगा बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग सिग्निफिकेंट एक्सपोजर। हम लोग आइडेंटिफाई भी करेगा इंटरनल ऑडिटर और इवेलुएट भी करेगा सिग्निफिकेंट एक्सपोजर को टू रिस्क एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ताकि रिस्क को इवेलुएट भी करे, आइडेंटिफाई भी करेगा और इवेलुएट भी करेगा जो भी एक्सपोजर्स हो सकते हैं एंटिटी को, और उससे हेल्प क्या होगी एंटिटी को, इंप्रूवमेंट होगा उसका रिस्क मैनेजमेंट का, और इंटरनल कंट्रोल भी एंटिटी का इफेक्टिव होगा, इंक्लूडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। इसके अंदर इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को भी इफेक्टिवनेस को चेक करेगा। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में परफॉर्म प्रोसीजर्स टू असेस द एंटिटी इन द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो है वो जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऐसे प्रोसीजर्स भी लगा सकता है जिससे एंटिटी को हेल्प मिले इन द डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, जो कि कंपनी के अंदर या फिर उस एंटिटी के अंदर हो सकते हैं। थर्ड स्कोप आ रहा है हमारा एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल। अब इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो चारों पॉइंट्स इसके अंदर कवर होंगे, तो अपन लोग इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है
Evaluation of internal control. Internal audit function may be assigned specific responsibility for reviewing controls. इंटरनल ऑडिटर को हम लोग स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं किस कारण के लिए? टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल्स, इवेल्युएटिंग देयर ऑपरेशन कि वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, एंड रिकमेंडिंग इंप्रूवमेंट्स देयर टू, और क्या इंटरनल ऑडिटर को अपने लेवल पर क्या इंप्रूवमेंट्स लग रहे हैं उसको भी रिकमेंड करेगा. इन डूइंग सो द इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रोवाइड्स एश्योरेंस ऑन द कंट्रोल. इस तरीके से इंटरनल ऑडिट जो फंक्शन रहता है वो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है. एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. इंटरनल ऑडिटर फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को भी चेक करेगा, एग्जामिन करेगा. द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में बी असाइन टू रिव्यू द मीन्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर, क्लासीफाई एंड रिपोर्ट फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन. कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को या फिर ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को, रिकॉग्नाइज कैसे कर रही है एंटिटी, मेजर कैसे कर रही है, क्लासीफाई कैसे कर रही है और फिर रिपोर्ट कैसे कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फिर अपनी ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर. एंड टू मेक स्पेसिफिक इंक्वायरी इनटू इंडिविजुअल आइटम्स इंक्लूडिंग डिटेल्ड टेस्टिंग of transactions, balances and procedures. रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अभी ऊपर क्या पढ़ा अपन ने? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन. अब आ रहा है रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्फॉर्मेशन नहीं एक्टिविटीज़. द इंटरनल ऑडिट फंक्शन में बी असाइंड टू रिव्यू द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटिटी. ठीक है, 3 पॉइंट्स पढ़ लिया अपन ने. इंटरनल ऑडिट फंक्शन रिलेटिंग टू एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल के अंदर एवेल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. लास्ट पॉइंट है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस. इंटरनल ऑडिट फंक्शन के अंदर ये भी देखा जाएगा कि जो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस होना चाहिए था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इंटरनल ऑडिटर रिव्यू करेगा. और जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स थी जैसे सेबी की कुछ गाइडलाइंस हो गई लिस्टेड कंपनीज़ के केस में, तो वो फॉलो की जा रही हैं या नहीं की जा रही हैं. एंड विद मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड डायरेक्शंस एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट्स, उन सबको रिव्यू करेगा इंटरनल ऑडिटर कि उनका कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अब ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन का इन्होंने इंस्टीट्यूट ने एक 3 डायग्राम दिया है जिसमें 3 पॉइंट्स फर्स्ट पहले बता दिए कि एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल. अब ये जो थर्ड पॉइंट था इसी को डिटेलिंग 4 पॉइंट्स के अंदर और दे रखी है जो अपन ने पढ़ लिया है. ये आपका नवंबर 19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है. अगला है बेसिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट इशूड बाय ICAI. जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं वैसे स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट भी इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखे हैं. Considering the increasing importance of internal auditing, ICAI has constituted a Committee on Internal Audit (CIA), जिसको बाद में इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड का नाम दे दिया गया था. इस कमेटी को नॉन स्टैंडिंग कमेटी की तरह बनाया गया था ऑन February 5, 2004. ठीक है, बोर्ड ने टिल डेट आज तक 18 स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट जिनको हम लोग SIA बोलते हैं, SIA इशू कर रखे हैं. एंड द लिस्ट इज़ गिवन बिलो. अभी नीचे दे रखी लिस्ट. ये स्टैंडर्ड्स पूरी गाइडलाइंस देते हैं कि इंटरनल ऑडिटर को अपनी इंटरनल ऑडिट करते हुए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और पूरे इंटरनल ऑडिटर वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको इन स्टैंडर्ड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये रिकमेंडेटरी नेचर के हैं. ये मैंडेटरी कब बनेंगे? जब से इनको नोटिफाई किया जाएगा बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट. अब यहाँ पर आप 2-3 स्टैंडर्ड्स का ध्यान रख लीजिएगा. जैसे SIA 18 जो कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है उसका आप नाम याद रख लीजिएगा, और SIA 1 जो कि प्लानिंग एंड इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है. इन 2 स्टैंडर्ड्स के आप नाम याद रख लीजिएगा. बाकी एक बार रीड करके आप इनको छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है. बाकी जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से रिलेटेड है वहीं यहाँ पे अलग से SIAs स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट बना दिए गए हैं. अब है बेसिक ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. अब जो सेक्शन नंबर 134 है आपके कंपनीज एक्ट का, उसका सबसेक्शन 5 और उसका भी क्लॉज E आपके एक्सप्लेन करता है मीनिंग ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कि एंटिटी के अंदर लगाए जाने चाहिए. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं इसको अपन लोग यहाँ नीचे डेफिनेशन से मतलब पॉइंट्स में इन्होंने दे रखा है उससे देखते हैं. इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर द पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स. एंटिटी ने पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स बना रखे होंगे अडॉप्टेड बाय द कंपनी ज़रूरी नहीं कंपनी लगाए, लेकिन कंपनी के लिए स्पेसिफिकली दे रखा है क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखा है. क्यों बनाते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? 4 पॉइंट्स हैं इसके हमारे पास. पहला पॉइंट एंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज. ताकि बिजनेस जो कंपनी का है उसको ऑर्डरली और एफिशिएंटली कंडक्ट किया जाए और जो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं उनको एडहेयर भी किया जाए, परफॉर्म किया जाए. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट रहता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का. सेकंड पॉइंट सेफगार्डिंग ऑफ इट्स असेट्स. जो एंटिटी की या कंपनी की जो असेट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए. थर्ड पॉइंट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर. फ्रॉड्स होते हैं इंटेंशनल, एरर्स होती है अनइंटेंशनल. दोनों को हम लोग प्रिवेंट कर पाएँ और डिटेक्ट कर पाएँ. लास्ट पॉइंट एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. जो हमारे एंटिटी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको पूरा कंप्लीट किया जाए, मतलब उनकी एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को चेक किया जाए. एंड लास्ट पॉइंट टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन.
इन्फॉर्मेशन, जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली प्रिपेयर हो सके। ठीक है, अब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन इंडिया। हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में देखा था कंट्रोल्स क्या होते हैं जो एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन में लगाती है ताकि वो फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट कर सके और साथ के साथ ही करेक्ट प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पर जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करिए। यहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिलेटेड टू केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और किसी के ऊपर कंट्रोल्स की बात नहीं करी गई। तो यहाँ पर क्लॉज आई ऑफ सब सेक्शन 3 तो मतलब 143(3) सब क्लॉज आई वो क्या बोलता है, रिक्वायर्स द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब कि जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देगा टू स्टेट, वहाँ पर वो लिखेगा कि वेदर द कंपनी हैज़ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, मतलब कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम हैज़ इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल्स, मतलब कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है केवल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंटिटी में हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं और साथ के साथ ही उनकी इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर और जो इट मे बी नोटेड एट ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इज़ अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, मतलब कि ये एक्ट ने बोल रखा है कि आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करना है और इसीलिए ऑडिटर को दिस विल अप्लाई ओनली इन केस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर द एक्ट। तो जब ये रिक्वायरमेंट ही एक्ट की है तो इस पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट भी केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही होगी एंड रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 143, और इसको रिपोर्ट कहाँ करेगा ऑडिटर, अंडर सेक्शन 143। ये जो सेक्शन 143 है ये अपन लोग पूरा डिटेल में कंपनी ऑडिट के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ पर इसके सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 ये सब वहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसका क्लॉज आई का रेफरेंस लिया गया है क्योंकि उसी के अंदर ये इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट की बातें करी और रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बातें करी जा रही हैं। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही करने हैं। तो अकॉर्डिंगली जो रिपोर्टिंग होती है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि जो मिड में इशू होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन पे क्वार्टरली हाफ ईयरली हो सकते हैं वो, अनलेस सच रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर लॉ रेगुलेशन। लेकिन अगर लॉ रेगुलेशन रिक्वायर्ड है तो उस केस में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली इसमें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ही रिपोर्टिंग होती है जो ईयर एंड में इशू होते हैं। ये MCQ के लिए भी आपके लिए पूछा जा सकता है। अब उसके बाद हम लोगों ने ये तो देख लिया कि यहाँ पर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, is to express an opinion on the effectiveness of the company's internal financial control over financial reporting. It is carried out along with the audit of financial statements, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे हम लोग ओपिनियन देंगे। तो यहाँ पर ये तो नॉर्मल सी हम लोग ऑडिट करते समय भी कंट्रोल चेक करते हैं तो उसमें ये भी चेक करते ही हैं। तो यहाँ पर ऑडिटर को कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। तो इट इज़ कैरिड आउट अलॉन्ग विद एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये जो सेक्शन 143 होता है ये रिपोर्टिंग का होता है। तो रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143(3)(3)(i) क्या होगी, इज डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग क्राइटेरिया फॉर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स तो कौन एंटिटी में लगाता है, मैनेजमेंट ही, क्योंकि कंट्रोल्स मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाउएवर एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स ओनली अ रीजनेबल एश्योरेंस ऑन द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल्स भी एकदम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि हाँ यहाँ पर फ्रॉड और एरर का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये वाले कंट्रोल्स भी क्या करेंगे, रीजनेबल एश्योरेंस ही देंगे अबाउट द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, कंट्रोल्स को उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लगाता है। और ऑब्जेक्टिव्स 4 थे जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में देखे थे। Also, the auditor shall use the concept of materiality in determining the extent of testing such controls, क्योंकि ये जो हम लोग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करें ये भी एक तरीके से ऑडिट का पार्ट ही है। तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट वो इन वाले कंट्रोल्स के लिए भी लगा सकता है। अब उसके बाद यहाँ पर एक रूल दे रखा है, रूल 858 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014। तो यहाँ पर ये जो रूल है ये बोलता है कि जो बोर्ड रिपोर्ट होती है कंपनी जो इशू करती है उसमें वो स्टेट करे डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एडुकेसी मतलब वो एकदम करेक्ट है, एडुकेट है विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए ये रूल 858 भी केवल उसी चीज़ के लिए उठाया गया है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी एडुकेसी की रिपोर्ट
उसकी एडुकेसी से रिलेटेड डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। लेकिन द इंक्लूजन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, क्योंकि डायरेक्टर की बोर्ड रिपोर्ट भी इशू होती है, एक डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी इशू होता है, ये भी कंपनी ऑडिट का पार्ट है, is in addition to the requirement of the director stating that they have taken proper and sufficient care फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब कि जो डायरेक्टर स्टेट तो करता है, मतलब कि डायरेक्टर रिपोर्ट में स्टेट करता है कि हाँ हम लोगों ने प्रॉपर और सफिशिएंट केयर ली है जब हम लोग एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। और साथ के साथ ही सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के लिए एंड फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज़, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर ड्यू केयर लिए। लेकिन ये जो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में और साथ के साथ ही उसको अलग से डायरेक्टर को अलग से स्टेट करना बोर्ड रिपोर्ट में, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। ऐसा नहीं कर सकता वो कि रूल 858 की कंप्लायंस कर लेगा तो वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में नहीं देगा, या फिर वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में दे रहा है तो वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में इस चीज़ को नहीं देगा। तो मतलब कि उसको हर जगह ये चीज़ स्टेट करनी पड़ेगी कि हाँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एडुकेट है, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये दो सिमिलर नाम लगते हैं लेकिन इनमें भी डिफरेंस होता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ये अपन ने अभी ऊपर देखे थे, पूरी की पूरी वही डेफिनेशन है। द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग द ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस इंक्लूडिंग पांच चीज़ें एडहेरेंस टू कंपनीज पॉलिसीज, सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स असेट्स, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये क्या था? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स जो कि एंटिटी ने लगाए थे, और ये एंटिटी ने सेक्शन 134(5)(e) के हिसाब से लगाए थे। अब ऑन द अदर हैंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है? इज रिक्वायर्ड वेयर ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये तो चीज़ें एंटिटी ने लगाए हैं कि द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कंपनी। अब इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? ये कब रिक्वायर होंगे? वेयर ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द, जहाँ पर ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सच ओपिनियन इज इन एडिशन टू एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, यह ओपिनियन जो रहेगा अपना इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला, ये उससे पूरा एडिशन में रहेगा, अलग रहेगा, कुछ उसके साथ मर्ज करके नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब अपन लोग एक इनकी वीडियो बना लेंगे अपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 तीनों के क्वेश्चंस का डिस्कशन कम पेंडिंग है, उसको अपन लोग अलग वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। Friends, hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.